हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकिब जावेद आज अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस 5 क्लास से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, यानी महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन को हमने काफ़ी विस्तार में पढ़ा है, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन जो है नेचुरल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत या ज्योग्राफी के पार्ट के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका अध्ययन क्रमबद्ध रूप से विस्तार में और कंसेप्ट के आधार पर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी था। लगभग हमने महाद्वीपीय विस्थापन को ख़त्म कर लिया है। आज के क्लास के अंतर्गत जो चीज़ें महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत बची हैं, आज उसको हम कवर करने वाले हैं। महाद्वीपीय विस्थापन में एक मूवमेंट बच गया था, उसको हमको पढ़ना है, जिसे हम समानांतर संचलन या पैरेलल मूवमेंट कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत हमने अपसारी संचलन यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट, अभिसारी संचलन कन्वर्जेंस मूवमेंट और अंत में जो हमें पढ़ना है समानांतर संचलन या पैरेलल मूवमेंट, इसको आज हम पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा आज महाद्वीपीय विस्थापन का। उसके बाद हम एक चार्ट के माध्यम से जितने भी 5 क्लास हुए हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा और हम देखेंगे कि वो कैसे 5 क्लास को कवर करता है थोड़े ही देर में। ठीक है, तो आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं समानांतर संचलन या इसको हम पैरेलल मूवमेंट भी बोलते हैं। यह पैरेलल मूवमेंट कहलाता है। 2 संचलन हमने पढ़ लिया है महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत। लास्ट संचलन है, ये मूवमेंट है पैरेलल मूवमेंट, इसको हमको पढ़ना है। तो हमें पता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के जो संचलन हो रहे हैं, प्लेटों के मूवमेंट हो रहे हैं, उसको गति के आधार पर बांटा गया है, यानी कि उसके प्लेट जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो गति कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन के बेस पे उसको बांटा गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समानांतर संचलन कैसे मूवमेंट करता है। यदि हम मान लें कि ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, तो ये या तो ये दोनों प्लेट एक ही दिशा में मूवमेंट करें, लेकिन दोनों समानांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। दोनों प्लेट एक दूसरे को यदि पैरेलल हैं तो हम कहेंगे कि ये प्लेटों का समानांतर संचलन हो रहा है, स्थल मंडल का समानांतर संचलन हो रहा है। समानांतर संचलन के अंतर्गत हम ये चीज़ देख रहे हैं। एक और कंडीशन हो सकता है कि यदि 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना ही ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ना ही एक दूसरे से हट रहे हैं और ना ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। मूवमेंट चाहे एक ही दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो, चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन इनका जो दिशा है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक दूसरे का पैरेलल मूवमेंट कर रहे हैं। अपोजिट साइड में भी अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो एक दूसरे के पैरेलल कर रहे हैं। ये आगे की तरफ निकल जाएगा और ये पीछे की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ से यदि दोनों मूवमेंट कर रहे हैं तो एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक तीसरा कंडीशन लगभग पहले कंडीशन वाले की तरह ही है, एक ही दिशा में मूवमेंट करे दोनों प्लेट। तो ये 3 कंडीशन हो सकता है, या तो एक ही दिशा में मूवमेंट करे दोनों प्लेट लेकिन समानांतर होंगे, इनमें टकराव नहीं होगा, और दूसरा हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में करे फिर भी इनमें टकराव नहीं होगा और ना ही ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो समानांतर संचलन के अंतर्गत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ना है। जो पढ़ना था हमने प्रीवियस 5 क्लास के अंतर्गत उसको कवर किया है, वो मेन पार्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम देख रहे थे कि अभिसारी संचलन के अंतर्गत या अपसारी संचलन के अंतर्गत प्लेटों के मूवमेंट के कारण कुछ उसके परिणाम सामने आ रहे थे, कुछ उसके रिजल्ट सामने आ रहे थे, जैसे कि भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखीय उत्पत्ति, पर्वत की रचना, गर्त का निर्माण, भ्रंश घाटी का निर्माण, मैग्मा की उत्पत्ति, सागर नितल प्रसार। बहुत सारी घटनाएं हमें महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत देखने को मिल रही थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से परिणाम होते हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाए या मैं कर दूं कि पैरेलल मूवमेंट के अंतर्गत जो भी परिणाम आते हैं उनमें सिर्फ मात्र एक परिणाम होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर या तो एक ही दिशा में या एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इनके बीच घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी क्रिएट होता है। अगर ये एक दिशा में गति करें, हो सकता है ये प्लेट
एक दिशा में गति कर रहे हैं और एक दूसरे से इनका घर्षण हो रहा है, और इस घर्षण के कारण एनर्जी क्रिएट होता है, और इसी एनर्जी क्रिएट होने के कारण जो है प्लेट जो है कंपन करते हैं, और कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि समानांतर संचलन के अंतर्गत घर्षण की क्रिया हो सकती है, घर्षण की प्रक्रिया होती है, और इस घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, और इस एनर्जी के कारण प्लेट जो है कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन या वाइब्रेट करते हैं, और प्लेटों के इसी वाइब्रेशन को, इसी कंपन को हम कहते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। पैरेलल मूवमेंट या समानांतर संचलन के अंतर्गत एक ही परिणाम देखने को मिलते हैं। भूगर्भिक प्रक्रियाओं से एक ही परिणाम देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। समानांतर संचलन के अंतर्गत क्लियर हो जाए ये भी कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया नहीं होती है, गर्त का निर्माण नहीं होता है, और पर्वत रचना नहीं होती है, पर्वत का निर्माण नहीं होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं होता है, भ्रंश घाटी का भी निर्माण नहीं होता है, कटक का निर्माण नहीं होता है। बहुत सारी घटनाएं जो है, जो हम अदर या दूसरे संचलन के अंतर्गत देख रहे थे कि उसके अंतर्गत घटित हो रही थी। ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं भी हो रही थी, भूकंप की उत्पत्ति भी हो रही थी, पर्वत रचना हो रहा है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब सारी समानांतर संचलन के अंतर्गत सिर्फ एक भूगर्भिक प्रक्रिया होगी और वो भूकंप की उत्पत्ति होगी। बाकी चाहे ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो, गर्त हो, पर्वत रचना हो, भ्रंश घाटी हो, ये भूगर्भिक प्रक्रियाएं नहीं होंगी। ये घटनाएं जो है समानांतर संचलन के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के क्लास के अंतर्गत महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत जो सिद्धांत हमें पढ़ने थे, लगभग हमने वो उसको पूरा किया, आज ख़त्म किया। एक चीज़ और हम कह सकते हैं समानांतर संचलन के बारे में, जैसे हम देख रहे थे कि अपसारी संचलन के अंतर्गत या अभिसारी संचलन के अंतर्गत, अपसारी संचलन के अंतर्गत क्या हो रहा था, भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा था, और क्रस्ट के रूप में, कटक के रूप में महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। अपसारी संचलन के अंतर्गत क्या हो रहा था, कटक के रूप में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था, यानी कुछ ऐसा है जिसका निर्माण हो रहा हो। अभिसारी संचलन के अंतर्गत देखा हमने कि पर्वत रचना हो रही है, यानी कि पहाड़ का निर्माण हो रहा है, मुड़दार पर्वत की निर्माण हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि समानांतर संचलन के अंतर्गत कुछ भी निर्माण नहीं हो रहा है, या यहाँ पे किसी चीज का निर्माण नहीं हो रहा है। इसी निर्माण नहीं होने के कारण हम इसको संरक्षी संचलन भी बोलते हैं, संरक्षी संचलन भी बोलते हैं। ये नाम से भी जाना जाता है, या तो समानांतर संचलन, पैरेलल मूवमेंट, या संरक्षी संचलन। तीन नाम से इसको जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की, किसी भी आकृति की, किसी भी भू आकृति की, लैंडस्केप की, किसी भी चीज़ का निर्माण यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब एक चीज़ आप लोगों के लिए है, ये समझना जरूरी है, जो भी स्टूडेंट गंभीर है, जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, या जो स्टूडेंट इस क्लास को लगातार देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, अभी तक उसको कवर किए हैं, उनके लिए तो क्लास को समझना आसान हो गया होगा अब तक। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इस क्लास को समझना, अगर डायरेक्ट किसी क्लास को आकर देखें, किसी सब्जेक्ट को डायरेक्ट आकर पढ़ना चाहें यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। समझ में तो आएगा लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो भी गंभीर स्टूडेंट है, सीरियस हैं, जो लगातार क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि हम जो ये ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के व्यू से कर रहे हैं, उसके नज़रिए से इस क्लास को डिजाइन किया गया है। तो अगर आज हम जो ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे ज्योग्राफी के पार्ट हैं। यहीं से इन्वायरमेंट निकल कर आता है, जो अप्लाइड है। ज्योग्राफी का अप्लाइड
सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, परिस्थितिकी, इन सारे सब्जेक्टों को भी पढ़ना है। तो आपको समझना चाहिए कि अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक भूगोल, नेचुरल ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी हम जिसको बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ छूट रहा है या बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है या कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ लग रहा होगा, मुझे पहले भी बता देना चाहिए था ये चीज़, लेकिन मैंने अपना जब इंट्रोडक्शन क्लास दिया था इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले, उसमें मैंने इस चीज़ को पूरी सही तरीके से बताया है कि इस क्लास का पर्पस क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम यहाँ पे पहाड़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया, हिमालय पर्वत वगैरह को छोड़कर। हमने भूकंप पढ़ा, भूकंप से प्रभावित बहुत सारे इलाकों को नहीं देखा। ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी का नाम नहीं आ रहा है। पर्वत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारा या ज़्यादा कंटेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण है कि हम अभी नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और नेचुरल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान है कि हम कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, हम उसकी समझ पे, विषय की समझ पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हम एक बार विषय की समझ को पढ़ ले या समझ ले बेहतर तरीके से, तो याद करने वाली चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे मैं बता दूं कि अभी मैं नेचुरल ज्योग्राफी के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक भूगोल को ही हम ध्यान दे रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी को हम इसमें शामिल नहीं किए हैं, कहीं से भी शामिल नहीं किए हैं। कहीं भी आप देख लें, इंडिया के संदर्भ में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, वर्ल्ड के संदर्भ में भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। नेचुरल ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट, जलवायु। तीसरा पढ़ेंगे ओशियनोलॉजी, यानी समुद्र विज्ञान। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लाइमेट के अंतर्गत सबको मानसून वगैरह आएगा, वर्षा की मात्रा आएगी, यानी वर्षा के जितने भी तरीके हैं उन सबको पढ़ना है। टेम्परेचर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ना है, प्रेशर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ना है, तूफान, चक्रवात, स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसके अंतर्गत। ओशियनोलॉजी पढ़ना है, समुद्र विज्ञान पढ़ना है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरी है कि अभी तक फ़िलहाल हमने जो पढ़ा, भूकंप पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा, अभी हम महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ रहे हैं। आगे हम क्लाइमेट में टेम्परेचर पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्षा पढ़ेंगे, वर्षा की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्षा की मात्रा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वनस्पति जलवायु क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि तूफान कैसे आता है, चक्रवात कैसे आते हैं, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। ओशियनोलॉजी के अंदर समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे हम कि आखिर जो समुद्र का एक कहाँ से उसको एनर्जी मिलता है, उसका समुद्र में जो धाराएं हैं उनकी डायरेक्शन क्यों किसी निश्चित दिशा में होती है, या एक दिशा से दूसरे तरफ अगर उसका बहाव हो रहा है, उसकी धारा है, तो उसका कारण क्या है। एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं आ रहा है कि भारत के संदर्भ में या वर्ल्ड के संदर्भ में। हम एक नेचुरल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर एक बार हम समझ लें कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, भूकंपीय तरंग क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, रॉक्स क्या है, क्लाइमेट के अंदर हम पढ़ लें कि वर्षा की कौन कौन से प्रकार हैं, किन क्षेत्रों में वर्षा की कितनी मात्रा होती है, चक्रवात के क्या कारण है, तूफान के क्या कारण है, या आर्द्रता के क्या कारण है, ये इस चीज़ को पढ़ लें, ओशियनोलॉजी पढ़ लें, तो एक बार जब हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तब हम भारतीय संदर्भ में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। जो चीज़ जलवायु की जो दशाएं हैं, जैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले जो भी कारक हैं, तापमान को बढ़ाने वाले जो भी कारक हैं, वर्षा के लिए जो भी कारक जिम्मेदार हैं, जो कारक भारत में अप्लाइड होते हैं वही विश्व में अप्लाइड होते हैं। रॉक से रिलेटेड जो चट्टान, इग्नियस रॉक, जिस रासायनिक संरचना और संगठन के साथ भारत में मिलेगा, उसी रासायनिक संरचना और संगठन के साथ विश्व के किसी क्षेत्र में मिलेगा। समुद्र की धाराएं जो है किसी एक दिशा में बह रही हैं, तो भारत के संदर्भ में भी वही कानून लागू होगा, वही उसकी जो सिद्धांत है लागू होंगे जो विश्व के क्षेत्र में लागू होंगे।
तो एक बार अगर हम नेचुरल ज्योग्राफी कवर कर पा रहे हैं, एक बार इसको हम समझ रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बस इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में लाकर उसको पढ़ लेना है। ज्योग्राफी हमने पहले ही पढ़ लिया, अब उसको भारत के संदर्भ में लाके पढ़ना है। अगर हमने जलवायु क्षेत्र बांट लिया है, देख लिया है कि विश्व के जलवायु क्षेत्र कहाँ है, तो हम इंडिया को उस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रख लेंगे, अमेरिका को उस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रख लेंगे। हमको पता है कि उस जलवायु क्षेत्र में जो है टेम्परेचर क्या होता है, उसकी आर्द्रता की मात्रा क्या है, वर्षा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, या वर्षा की मात्रा क्या है, या वहाँ के वेजिटेशन क्या है। जब हम जलवायु क्षेत्र की इन सारी विशेषताओं को पढ़ लेंगे तो हम उसको भारत में भी अप्लाइड कर सकते हैं, या विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में भी हम उसको अप्लाइड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि नेचुरल ज्योग्राफी की जो एक कंसेप्ट है, हम उसको समझ रहे हैं। ज्योग्राफी की एक कंसेप्ट है, इसको समझ लेने के बाद हम आसानी से उसको भारत के संदर्भ में भी पढ़ लेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, हम देखेंगे नदी के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी, यहाँ की मृदा कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के वेजिटेशन क्या है, वनस्पतियाँ क्या है, यहाँ कैसे जीव जंतु हैं, जनजाति और जातियों का क्या यहाँ पे विस्तार है, सब चीज़ उसके संदर्भ में आ जाएगा। उसी तरह हम विश्व के अन्य क्षेत्रों के बारे में, यूरोप, अमेरिका, इनके संदर्भ में भी हम समझ पाएंगे। उससे पहले जरूरी है कि ज्योग्राफी को समझा जाए। एक बार ज्योग्राफी को हम समझ रहे हैं तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम उसको अप्लाइड करके उस क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ लेंगे और हमारे लिए ज्योग्राफी समझना आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो थी, जो गंभीर स्टूडेंट हैं, जो लगातार क्लास को कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बताना जरूरी था। शायद उनको लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो सर नहीं पढ़ाए। जैसे भारत में रासायनिक संरचना हम देख रहे थे कि कौन कौन से, हम खनिज पढ़ लिए थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं देखा कि भारत में कौन से खनिज हैं। हम जब भारत पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, तो हम ये सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, कि विश्व में किस जगह पे जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, कहाँ खेती अधिक होती है, कहाँ वर्षा का मात्रा अधिक होता है, किस क्षेत्र में जो है वनस्पति ज़्यादा है, उन जगहों में जो है किस प्रकार के व्यापार ज़्यादा हैं, व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं, कौन से पठार हैं, कौन सी पहाड़ हैं, कौन से खनिज हैं, इन सब को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको बताना था। आप पेशेंस रखें, ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझें, और जब हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप उसको हम अप्लाइड करके पढ़ेंगे और यहाँ से आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हम जो प्रीवियस 5 क्लास के अंतर्गत महाद्वीपीय विस्थापन पढ़े हैं, उसको, उस 5 क्लास को आज हम कंपाइल करते हैं। एक कंसेप्ट के आधार पर 10 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि उसको कैसे, उस 5 क्लास को एक जगह इकट्ठा करके समझा जा सकता है। इस चीज़ को हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक चार्ट तैयार करता हूँ। चार्ट तैयार करने में टाइम लगता है, उससे पहले बनाकर वीडियो आपको, तब हम आपसे मिलते हैं। तो अब हम यहाँ से महाद्वीपीय विस्थापन को कैसे इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, या पूरे 5 क्लास को, महाद्वीपीय विस्थापन के पूरे 5 क्लास को हम कैसे 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हम यहाँ पे कवर करते हैं और उसको समझते हैं। आज के क्लास या अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको वही स्टूडेंट समझ पाएंगे जो प्रीवियस 5 क्लास को या 6 क्लास को बड़ी सावधानी से पढ़े हुए हैं, उसको कंसेप्ट को समझे हुए हैं। वही स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अभी के क्लास में, या जो मैं अभी चार्ट तैयार करने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए पहले ये चाहिए कि आप प्रीवियस क्लास को कवर करें। ये प्रीवियस 5 क्लासों का कंपाइल है, कम्बो पैक है, आप इसको कम्बो पैक कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट इसके अंतर्गत आने वाले हैं जो हमने 5 प्रीवियस क्लास के अंतर्गत पढ़े हैं। तो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे ये पूरा होता है 5 क्लास, यहाँ से कैसे हम उसको कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, अपसारी संचलन, यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट। डाइवर्जेंस मूवमेंट में क्या हो रहा था, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी। हमने किसके संदर्भ में पढ़ा डाइवर्जेंस मूवमेंट? तो डाइवर्जेंस मूवमेंट को हमने पढ़ा था किसके संदर्भ में? डाइवर्जेंस मूवमेंट को हमने मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक के संदर्भ में पढ़ा था। तो प्रशांत महासागरीय कटक, हिंद महासागरीय कटक
और मध्य अटलांटिक कटक के संदर्भ में हम इसको पढ़े थे। यानी कि अपसारी संचलन जो हो रहा है पृथ्वी के सतह पर सामान्यतः प्रशांत महासागरीय कटक क्षेत्र में, मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में और हिंद महासागरीय कटक क्षेत्र में ये संचलन हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। यानी प्लेट जो है इस तरीके के मूवमेंट इन क्षेत्रों में कर रही हैं और उसके कारण जो है कौन कौन से परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो उसको देखते हैं। हम देख रहे थे कि अपसारी संचलन के अंतर्गत दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर खिसक जाते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण वहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण होती है और भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, इन सारी चीज़ों। लेकिन इधर इसके अंतर्गत हमने कहीं नहीं देखा कि पर्वत की रचना होती है, पर्वत रचना होती है किसी के अंतर्गत। यानी कि अपसारी संचलन के अंतर्गत जो है पहाड़ का निर्माण नहीं हो रहा था, वहाँ पे महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा था, भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं हो रही थी, सागर नितल का प्रसार हो रहा था, लेकिन पर्वत रचना का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे गर्त का निर्माण नहीं हुआ। गर्त का निर्माण होगा, अभिसारी संचलन का विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक उसका कैरेक्टर है कि जब अभिसारी संचलन होता है तो जो प्लेट क्षेपित होती हैं दूसरे प्लेट के नीचे, उस प्लेट पे जो है गर्त का निर्माण होता है। अपसारी संचलन के अंतर्गत गर्त का निर्माण नहीं होता। अपसारी संचलन के अंतर्गत हमने देखा था कि कटक के रूप में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये दो प्रकार के क्रस्ट से मिलकर बना है, एक जो है महाद्वीपीय क्रस्ट से और दूसरा जो है महासागरीय क्रस्ट से। तो जब अपसारी संचलन हो रहा था और ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही थी, जब ज्वाला मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए सतह पर आ रही थी, तब ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही थी और उस ज्वालामुखीय प्रक्रिया के कारण क्रस्ट के रूप में महासागरीय कटक के रूप में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। हम देख रहे थे कि यहाँ जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी तो उसमें चटकन हुआ, फिर बाद में दरार हुआ और अंततः भ्रंश घाटी की निर्माण हुआ। किसी भी प्लेट संचलन का एक विशिष्ट लक्षण है कि वहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। अपसारी संचलन के अंतर्गत हमने देखा कि ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं द्वारा कटक के रूप में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। यानी अपसारी संचलन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं? पर्वत का रचना नहीं हो रहा है, सॉरी पर्वत रचना नहीं हो रहा है, गलती हो गया था, पर्वत रचना यहाँ पे नहीं हो रहा है, गर्त का निर्माण नहीं हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है और ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं हो रही हैं। किसके संदर्भ में हो रहा है? प्रशांत हिंद महासागर और मध्य अटलांटिक कटक के संदर्भ में। अब हमको पता है कि मध्य अटलांटिक जो कटक है, आप उसको मैप में देखें, जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, कटक, मध्य अटलांटिक कटक उत्तरी, लगभग इसकी लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा, पृथ्वी की सतह पर कोई भी पर्वत जो है या कोई भी पर्वत श्रृंखला है उनमें सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य अटलांटिक कटक की है। प्रशांत महासागर में भी कटक का विस्तार है, हिंद महासागर में भी कटक का विस्तार है। इन क्षेत्रों में क्या होता है? कटक का निर्माण होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी और वहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होंगी। ये चीज़ें हैं। अभिसारी संचलन के अंतर्गत पहला जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर हो रहा है। और ये महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर हमने किसके संदर्भ में पढ़ा था? तो हम पढ़े थे उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में, पश्चिमी मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र, इसके संदर्भ में हमने महाद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र, इसके संदर्भ में हमने महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर को पढ़े या संचलन को पढ़े या प्लेटों के मूवमेंट को पढ़े। अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र आते हैं? एंडीज पर्वत का क्षेत्र आएगा और कोस्टल माउंटेन का, उत्तरी अमेरिका में कोस्टल माउंटेन का क्षेत्र आएगा और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का क्षेत्र आएगा। वहाँ पे उन क्षेत्रों में जो भी भूभौतिकी प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर जिम्मेदार है। क्या वहाँ पे पर्वत का रचना हुई? तो हाँ, संपीड़न बल के द्वारा जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का टक्कर हुआ
तो संपीड़न बल के द्वारा लगने वाले वलन की प्रक्रिया के द्वारा वहां पे पर्वत की रचना होती है, गर्त का निर्माण होता है। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट का अमेरिकी प्लेट के नीचे उसका क्षेपण हुआ तो तट के समीप जो है गर्त का निर्माण हो रहा है। हम देख रहे थे कि मेरियाना ट्रेंच की जो गहराई है 11,022 मीटर है। अगर वहां पे हिमालय पर्वत को भी लाकर रख दिया जाए तो डूब जाए, इतनी ज्यादा गहराई है। कटक का निर्माण नहीं होता, कटक का निर्माण अपसारी संचलन के अंतर्गत होता है। भ्रंश घाटी का भी निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं होता है। भूकंप की उत्पत्ति होती है और ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती है, वहां पे ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती है। हम देख रहे थे कि जो मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र है वो ज्वालामुखी और भूकंप के संदर्भ में एक संवेदनशील क्षेत्र है। दो चीजें हम देख रहे हैं। तीसरा चीज यानी तीसरा अभिसारी संचलन के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट था, महासागरीय टक्कर। महासागरीय टक्कर को हमने किस संदर्भ में पढ़ा था? तो हम यहाँ पे पढ़े थे जापान, फिलीपाइन और इंडोनेशिया। इन क्षेत्रों में चूंकि प्लेट सीमांत, दो प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट का महासागरीय प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट सीमांत, दोनों प्लेट के सीमांत के यानी बॉर्डर पे, दोनों के सीमा पे, दोनों प्लेट के सीमा पर ये क्षेत्र उपस्थित है। और यहाँ जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, भूगर्भिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो महासागरीय प्लेटों के टक्कर के कारण या संचलन के कारण होता है। हम देख रहे थे कि यहाँ इन क्षेत्रों में अभिसारी संचलन के अंतर्गत महासागर के नितल पर दो प्लेटों के टक्कर के कारण लगने वाले संपीड़न बल के बावजूद पर्वत की रचना नहीं हो रही थी। यहाँ पे पर्वत का निर्माण नहीं हो रहा था। किन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में। चूंकि वहाँ समुद्र के बीच में बीचों बीच जो है अवसाद के निक्षेपण नहीं है, वहाँ सेडिमेंट नहीं है। चूंकि मुर्दार पर्वत का निर्माण सेडिमेंट रॉक से होता है, अवसादों के निक्षेपण से होता है, और समुद्र के बीच में अवसादों का निक्षेपण नहीं होने के कारण वहाँ पे पर्वत रचना नहीं हुई। गर्त का निर्माण हुआ, बीच सागर में गर्त का निर्माण होता है क्योंकि प्लेटों का सीमांत जो है सागर के बीच में है, महासागर के बीचों बीच है। कटक का निर्माण नहीं होगा, कटक का निर्माण अपसारी संचलन के अंतर्गत होता है। भ्रंश घाटी की निर्माण नहीं होगी, भूकंप की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होंगी। ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं वहाँ पे ज्वालामुखी के संदर्भ में या उसके संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। महासागरीय टक्कर के अंतर्गत जापान, फिलीपाइन और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी के संदर्भ में काफ़ी एक संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ तक कि जापान द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप और फिलीपाइन द्वीप का निर्माण ही ज्वालामुखीय प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है और जिन भी जगह ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। तो इस तरीके से हम लगभग 3 टक्कर या प्लेटों के 3 संचलन के बारे में इतने जल्दी से देख सके। अगर आपको यहाँ से रिवीजन करना है महाद्वीपीय विस्थापन को, आपको लगता है कि हम कंसेप्ट को समझ चुके हैं बेहतर तरीके से, यदि आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो यहाँ से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं महाद्वीपीय टक्कर। इसको किसके संदर्भ में हमने पढ़ा था? तो हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में। हिमालय पर्वत के निर्माण इसी टक्कर के कारण हुआ है। महाद्वीपीय टक्कर यानी कि यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है और भारतीय प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये प्लेट दोनों टक्कर खाते हैं तो इन दोनों प्लेटों के टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से मुर्दार पर्वत के रूप में निर्माण होता है। किसका? तो हिमालय पर्वत का मुर्दार पर्वत के रूप में इन क्षेत्रों में निर्माण हो रहा है। यहाँ भी गर्त का निर्माण हुआ, गर्त का निर्माण यहाँ भी हुआ है। देखने को नहीं मिलता कि गर्त यह है कहाँ। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो उसी गर्त का परिणाम है। उत्तरी मैदान यानी कि जो गर्त का निर्माण हुआ, हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली नदियाँ जो उत्तर भारत से होकर गुजर रही थी,
जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी, तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों और गादों के द्वारा, गादों को निक्षेपण के द्वारा इस खाई में, इस ट्रेंच में भर देने के कारण, उस अवसादों और गादों के द्वारा इस खाई को भर देने के कारण जो निर्माण हुआ, जो क्षेत्र निर्माण हुआ, जो आकृति निर्माण हुआ, उसे हम भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में भी गर्त का निर्माण हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अभिसारी संचलन के अंतर्गत गर्त का निर्माण हो रहा है। तीनों कंडीशन में गर्त का निर्माण हो रहा है, चाहे प्लेट का कोई भी टक्कर हो, गर्त का निर्माण होगा। कटक का निर्माण अपसारी संचलन का विशिष्टता है, वहाँ पे होंगे। भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं हम कि अभिसारी संचलन के अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं जो स्पेसिफिक रूप से देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर अभिसारी संचलन होगा, प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाएंगी, तो गर्त का निर्माण होगा, ये तय है। और दो चीज़ें और होंगी, ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी होंगी और भूकंप की उत्पत्ति भी होंगी। ये तीन कंडीशन हम तीनों में देख रहे हैं। तीनों में अभिसारी संचलन है, ये तीनों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि गर्त का निर्माण हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही तीनों में, और ज्वालामुखीय प्रक्रिया ही हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज हम देख रहे थे कि पर्वत का निर्माण हो, दो प्लेटें टक्कर खाएं, उसके बाद उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे पर्वत की रचना होगी ही होगी। हम देख रहे थे कि इन क्षेत्रों में महासागरीय टक्कर में, यानी इन क्षेत्रों में पर्वत का निर्माण नहीं हो रहा है। पर्वत का निर्माण हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और लास्ट जो है समानांतर संचलन, इसके अंतर्गत एक प्रक्रियाएं होती है, वो है भूकंप की प्रक्रियाएं। ना ही ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, ना ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ना ही कटक का निर्माण होता है, ना ही गर्त का निर्माण होता है, ना ही पर्वत रचना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो प्रीवियस 5 क्लास के अंतर्गत महाद्वीपीय विस्थापन में हमने जो भी पढ़ा, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रही है। जो भी सिद्धांत पढ़े हम, जो भी परिणाम पढ़े थे महाद्वीपीय विस्थापन के, वो सारे परिणाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सारे अपवाद देखने को मिल रहे हैं, जो भी अपवाद हमने देखा था। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। एक चीज़ हम देखते हैं कि चाहे कोई भी संचलन हो, अपसारी हो, समानांतर हो या अभिसारी संचलन हो, उसमें भूकंप का आना तय है। कोई ऐसा संचलन नहीं है जिसमें एक प्रक्रिया सब में देखने को मिलती है। पर्वत रचना 2 कंडीशन में हो रहा है, गर्त का निर्माण 3 कंडीशन में हो रहा है, कटक का निर्माण 1 कंडीशन में होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण 1 कंडीशन में होगा, ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी 1 कंडीशन में नहीं होगी अपसारी संचलन के नहीं अंतर्गत। लेकिन भूकंप की उत्पत्ति, जहाँ भी प्लेट एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, वहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होगी, उत्पन्न होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, खासकर ये वाला कंसेप्ट। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। या तो आपने प्रीवियस क्लास को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा, या आपने उसको देखा ही नहीं। आप अगर प्रीवियस क्लास को बेहतर तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, आसान है। अगर आपको एक बार उसको समझ लेते हैं तो इसके द्वारा आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। आप बस इसको देखें और अपना रिवीजन कर सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में। तो आज के क्लास के अंतर्गत इतना ही पढ़ाना था। आज महाद्वीपीय विस्थापन हमारा खत्म हुआ। कल से हम महाद्वीपीय विस्थापन के जो अप्लाइड सब्जेक्ट थे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत रचना, भ्रंश घाटी का निर्माण, इनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो कल के क्लास जो होगा भूकंप से संबंधित होगा, या नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे भूकंप क्या है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप की तीव्रता क्या है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम भूकंप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आने वाले 2 क्लास या 3 क्लास के अंतर्गत हम भूकंप पढ़ेंगे। उसके बाद हम ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं पढ़ेंगे 2 से 3 क्लास के अंतर्गत, और लास्ट में हम पर्वत रचना पढ़ेंगे। तब जाकर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का क्लास खत्म होगा, समाप्त होगा। यानी कि आने वाला 6 या 7 क्लास के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी के ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्लाइमेट पे आएंगे। क्लाइमेट की क्लासें लंबी होंगी, लगभग जियोमॉर्फोलॉजी के जितना ही होंगी, या हो सकता है 4-5 क्लास
कम हो, जिसकी संभावनाएं कम ही है। उसके बाद हम क्लाइमेट को कवर करेंगे और अंततः ओशियोनोलॉजी को पढ़ेंगे। वेजिटेशन वगैरह, यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, मृदा, इसको हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। चूँकि मृदा के निर्माण की कोई भी प्रक्रियाएं हो वो विश्व में सब जगह समान है। जो भी प्रक्रियाएं दूसरे जगह लागू होती हैं वो प्रक्रियाएं यहाँ भी लागू होती हैं। तो मृदा निर्माण और वनस्पति को हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत उसको लाकर पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो अभी ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें ये चीज़ें पढ़ना है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेट और लास्ट में ओशियोनोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, वहाँ हम भूकंप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।